बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हालिया जो बोर्ड के मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट्स आए उस पर बात करना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहे हैं कि बड़ा कमाल हुआ, बच्चों ने बहुत बड़े मार्क्स लिए, शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की। और कुछ बिल्कुल ही कह रहे हैं कि मार्किंग ही सारी जो थी वो सारी फेक थी, कोई मार्किंग नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर हुकूमत की जो पॉलिसी थी 5% की, वही मतलब अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के। तो काफ़ी सारे लोगों की बातें सुनने के बाद आज मैंने सोचा कि मैं भी अपनी राय का इजहार करूं। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप खुद फैसला करेंगे कि मार्क्स इनकी वैलिडिटी क्या है या मार्किंग का लेवल क्या था। अब जो बच्चे जो मार्क्स ले चुके हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो आगे किधर जाएँ, क्या करें। पीएमसी का जो एक एटीट्यूड है, जो एक ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है एनएमडीकेट का, उसका रिज़ल्ट, बच्चे सारे रोड्स पे हैं। तो क्या होगा इन बच्चों का। तो कुछ ऐसे बिटर रियलिटीज़ हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। आज से 8-9 साल पहले 2010 के बाद, मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 2010 के बाद अगर आप देखें, जब बच्चों के रिज़ल्ट्स आते थे, एफएससी की बात करते हैं, तो जो बच्चा 900 का फिगर टच करता था तो ऐसे रिज़ल्ट्स पे लोग चौंक जाते थे। 900 मार्क्स लिए, मार्वेलस, वाओ, वंडरफुल रिज़ल्ट्स। तो आज आपने देखा कि 900, और बोर्ड में जो टॉपर होते थे वो 970 980, इस पे बोर्ड टॉप हुआ करते थे। तो अब मार्क्स इतने बेसलेस हो गए हैं, इतने फ्यूटाइल हो गए हैं कि 1050 को भी मार्क्स समझा नहीं जाता। हम जब बच्चों से रिज़ल्ट्स पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं 850, वो बस 850, ओहो बहुत कम नंबर आए। क्यों? जो सामने टॉप हो रहा है 1098 पे, 1100 से ऊपर भी लोग चले गए हैं। मर्दान बोर्ड में 1115 पे टॉप हो रहा है। हमारा बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड 1098, 1096, इस तरह बोर्ड टॉप हो रहे हैं। तो फिर 900 की तो कोई जाहिर सी बात है, कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैलिडिटी नहीं। अब आगे ये लोग किधर जाएं, क्या करेंगे। और एक बात जो मैं ये लाजमी यहाँ पे कहना चाहूँगा, अब ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत ही, जिन्होंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा वो अच्छे बच्चे थे, मैट्रिक में उनके 890 900 मार्क्स हैं। अब उनका एफएससी का रिज़ल्ट आया, बच्चे रो रहे हैं कि हमने तीनों पेपर 100% दिए थे। कोई ऐसा, राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे साथ बाद बच्चों ने अपनी राइटिंग, अपनी वो कॉपीज शेयर की, लेकिन रिज़ल्ट से 600, 584, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चों के नाम नहीं लेता, 584, 600 आउट ऑफ 1100। अब फिर ये क्या है। ये इस सारी सिचुएशन से, ये सारे फार्मूला से, सारी बोर्ड की मार्किंग से उनको फ़ायदा क्यों नहीं है। वो किधर जाएंगे, बच्चे रो रहे हैं। दूसरी तरफ एक बच्चों के मार्क्स हैं वो 1100 के करीब हैं। और फिर एक और चीज़ कि 150 प्लस के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आई कैन गिव एन एग्जांपल, मैं उनको यहाँ पे कोट कर सकता हूँ, जिनके एनएमडीकेट में, ईटा में पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो ये नंबरों की दौड़ में क्यों लगा दिया हमने बच्चों को। बच्चे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, उसने ईटा टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके मैट्रिक में 900 मार्क है और एफएससी में उसके 600 है। अब किधर जाएगा वो। जाहिर सी बात है, मेरिट में तो ये चीज़ भी काउंट होती है। और फिर ऐसी एग्जांपल्स हैं कि बच्चा इधर 190 प्लस मार्क्स हैं और उधर उसने टेस्ट में मुश्किल से पास भी नहीं हुआ, पासिंग मार्क्स भी नहीं है, लेकिन मेरिट जब बनता है एकेडमिक्स के साथ, उसका ईटा में क्वालिफाई कर लिया उसने टेस्ट। तो ये कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कोई इशू तो हुआ है। क्या मार्किंग का कोई लेवल नहीं था, मार्किंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। फिर जो हुकूमत की जो एक पॉलिसी थी 5% की, इसकी क्या ज़रूरत थी। 3 तो पेपर देने, एफएससी की जब बात की जाए, 3 तो सिर्फ पेपर्स थे। अब 3 पेपर्स का एग्ज़ाम देना है आपने, और 2 महीने पहले ये कंफर्म कर लिया था कि 3 पेपर देने। साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सॉलिड मार्क्स होते हैं। 3 पेपर के मार्क्स पे फिर आपने यही परसेंटेज आपने बाकी फर्स्ट ईयर मुकम्मल, वैसे ही सारी डिपेंड करती थी सेकेंड ईयर पे,
इन 3 पेपर की परसेंटेज बाकी 9 पेपर्स पे भी अप्लाई करनी थी, फिर उस पर 5% फिर ऊपर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, यानी 6-3 इधर 3 फर्स्ट ईयर 3 सेकंड ईयर के, जिसमें हमने देखा है बच्चों के इंग्लिश उर्दू में आम तौर पे जो सही अच्छे से अच्छा बच्चा, मैं ज़ाहिर इतने अरसे से मार्किंग कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बच्चा 80 तक जाता था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो पेपर होता था। अब बच्चों को 90+ मार्क्स दिए हुए, सॉरी 90%, 90 नहीं 90% मार्क्स दिए हुए, दोनों को मिलाएं अगर फर्स्ट सेकंड ईयर ज़रा कंबाइन है तो वो 180+ मार्क्स 190 के करीब मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये बच्चे इतने बड़े बड़े मार्क्स लेके आगे टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या ये इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार नहीं होंगे? और फिर दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जिनके अच्छे पेपर्स के बावजूद मार्क्स कम हुए, वो किधर जाएंगे? तो मेरी जो राय है इन ए नॉटशेल, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द मार्किंग और द फार्मूला दैट हैज़ बीन अप्लाइड। क्यों? इस पर एक बात यह भी है कि 15 सितंबर को बोर्ड ने रिज़ल्ट अनाउंस करना था, फिर इंटर बोर्ड्स की जो मीटिंग हुई, इंटर बोर्ड चेयरमैन की मीटिंग हुई, उसमें हमारे जो वफाकी वज़ीर तालीम थे, उन्होंने फ़ैसला किया, अगरचे हमने सुना है कि इसमें जो बोर्ड के चेयरमैन थे वो विलिंग नहीं थे, बहरहाल ऑर्डर किया गया कि 5% लगा दें जी, कोरोना के मारे हुए बच्चे हैं। एक इस वर्ड ने हमें परेशान कर दिया। मैं तो कहता हूँ सबसे लॉन्गेस्ट सेशन था इस बच्चे का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें 1.5-2 महीने पहले इंग्लिश को हटा दिया था, फिर भी मैंने 3 दफ़ा बच्चों को अब कोर्स रिवाइज़ कर दिया था। ऐसे ही हमारे साथ जो बाकी टीचर्स थे उन्होंने कोर्स रिवाइज़ कर लिया था, मुकम्मल तैयारी करवा ली थी। एग्ज़ाम इतना लेट हुआ, जून में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और फिर आपके नॉन स्टॉप चला है, दरमियान में बंद होते रहे, लेकिन फिर बच्चों के कोर्स कंप्लीट हुए हैं। स्मार्ट सिलेबस था, एक और बात, सिलेबस भी स्मार्ट था, 60-70% तो आपका सिलेबस था, 30-40% सिलेबस भी आपका वो जो श्रिंक किया हुआ था, टाइम भी ठीक ठाक था, पेपर भी जस्ट 3 थे, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी नहीं थे, फिर इसके ऊपर 5% लगाना ये समझने वाला था। और फिर मार्किंग में भी शायद बहुत लूज मार्किंग हुई है, बड़ा ढीला छोड़ा गया है। फिर एक और चीज़ जिसका मैं खुद गवाह हूँ, जो एग्ज़ाम था वहाँ पे भी एक इस किस्म की एटमॉस्फेयर क्रिएट की कि जो कोरोना के मारे हुए बच्चे हैं बस इनको छोड़ दिया जाए। अगरचे जो लोग अपनी अपनी नेचर है, जहाँ हमने एग्ज़ाम लिया वहाँ तो एग्ज़ाम लिया, लेकिन आम तौर पे ये तासर क्रिएट किया गया कि बस ठीक है जी, बस जान दो, कोरोना के मारे हुए बच्चे, इन पे इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, कोई यूएफएम ना बनाया जाए, सबको पास किया जाएगा। एक वैसे एक माहौल क्रिएट किया गया। एग्ज़ाम भी बड़े कॉन्जीनियल सी, बड़े सॉफ्ट एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम लिया, पेपर ऐसे ही किए गए, पेपर भी ऐसे सेट किए गए, तो फिर ऊपर से 5% भी, तो इतने बड़े बड़े मार्क्स लेके बच्चे किधर जाएंगे? बच्चे 1070, 1080 मार्क्स लिए हुए हैं, एनएफडी पे फेल हो रहे हैं, ईटा टेस्ट में फेल हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों को रोट लर्निंग में लगा दिया, रट्टे मारो। वैसे भी कोरोना से हट के भी हमारे जो एक कॉलेजेस का, स्कूल कॉलेजेस का जो एक बन चुका है, एक नंबरों की दौड़ में जो लगे हुए हैं, पोजीशंस की दौड़ में लगे हुए हैं, बस रट्टे मारो, रात 8-9 बजे तक बिठा के बच्चों को रट्टे मरवाए जा रहे हैं, बच्चों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे जाके। तो बहरहाल मैं तो ये इस कहूँगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, एग्जामिनेशन सिस्टम, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हर जगह पे इस्लाहात की ज़रूरत है। दीज थिंग नीड टू बी रेक्टिफाइड, अदरवाइज़ बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो किधर जाएंगे? दे विल गो नोवेयर, वो आगे जाके कोई ऐसा कमाल नहीं करेंगे। वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब किसी भी फील्ड में, वो चाहे वो डॉक्टर बन ही जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं, उनके वो लेवल नहीं रहेगा। क्यों? कॉन्सेप्ट पे काम नहीं हो रहा, रोड लर्निंग पे काम हो रहा है। तो सोचने की बात है, हम तमाम टीचर्स को, मेरी ये बात करने का मकसद यही है कि सब इस चीज़ का ज़िम्मेदार उस्ताद है, पढ़ाने से लेकर एग्ज़ाम लेना, मार्किंग करना, फिर बोर्ड में भी जो लोग बैठे होते हैं, ज़ाहिर उस्ताद ही होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार उस्ताद है। हम बच्चों को किस तरफ धकेल रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं? इस तरह से पास होने वाले बच्चे आगे जाके वो कैसे कोई बड़ा काम करेंगे?
किस फील्ड में अपना नाम पैदा करेंगे। खाली नंबरों से तो सिर्फ नंबर तो नहीं बताएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं, जो मार्क्स हैं, मार्क्स की दौड़ से निकाले और टाइट मार्किंग होनी चाहिए। 900 जो बच्चा नंबर ले उसमें कुछ होना चाहिए। फिर जो 900 के फिगर टच करे जो बच्चा, पता चले कि इसके 900 मार्क्स हैं, वो नज़र आने चाहिए। उसके अंदर 900 नंबर होने भी चाहिए। 1050 नंबर हैं लेकिन जस्ट क्रैमेंगे, जस्ट रोट लर्निंग, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल टेस्ट हैं वो पास नहीं हो रहे। तो इसके बाद मैं दूसरी चीज़ जो डिस्कस करना चाहता हूँ, अब हमारी जो मैक्सिमम दौड़ है वो डॉक्टर इंजीनियर, बस मेडिकल वाले बस डॉक्टर बनेंगे, दौड़ में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं, रेट रेस में। और मैथ्स वाले, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियर बन रहे हैं। तो यार इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं, आर्ट्स के हमारे बच्चे हैं बहुत सारे। अब बीएस करें, कमीशन में जाएं, पहली बात आप जा सकते हैं, आप कमीशन में जाएं, फोर्सेस में जाएं। फोर्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, एयरफोर्स है, आपकी आर्मी है, कमीशन में अप्लाई करें, आर्मी कमीशन, फोर्सेस में। अदरवाइज़ आप बीएस करें अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट में, जो आपको सही माने में आप समझते हैं आपके इंटरेस्ट है। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, लॉ है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, ऐसे फील्ड्स में आएँ और फिर आगे बीएस के साथ साथ अपने साथ तैयारी जारी रखें। पीएमएस, सीएसएस इस तरफ आएँ, मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ आएँ। ग्रह से इस जॉब में, फ्यूचर आपके इस जॉब में, इस जॉब में आपकी ग्रेस भी है और आपका एक वो क्या कहते हैं रॉब भी है और टैका जैसे हम कहते हैं वो भी है। तो लड़कियां आजकल इस तरफ आ रही हैं। अक्सर अब देखें हमारी विसिनिटी में असिस्टेंट कमिश्नर फीमेल्स आ रही हैं। लड़के बस वो ऐसी रेस में, अगर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता बस 2-2 साल ज़ाया करते हैं, बैठे रहते हैं, डॉक्टर बनने हैं जी, फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने हैं। देयर आर सो मनी अदर फील्ड्स। आप बाकी तरफ आएँ, मैथ्स कम्युनिकेशन का फील्ड है, उस तरफ आएँ आप, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। अपने आप को मनवाएँ, काम करें, मेहनत करनी पड़ती है उस फील्ड में, आगे आएँ, बहुत ज़बरदस्त फील्ड है ये, जर्नलिज़म। ऐसे आप सीएसएस करें, आप मुख्तलिफ सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बनता सीएसएस करके, बहुत सारे और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां आपको की पोस्ट मिलती हैं। मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट पीएमएस जिसे हम कहते हैं, उसमें आप सेक्शन ऑफिसर और डिफरेंट डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर हैं। इस तरफ आएँ आप। हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनेगा, मैथ्स पढ़ के इंजीनियर बनेगा। देयर आर मैनी अदर फील्ड्स जो आपका दिल करता है, जहाँ आप समझते हैं कि मेरी इंटरेस्ट है, मेरा मेंटल ट्रेंड है, उस तरफ जाएँ। दूसरों को नहीं देखेंगे फ़लाँ डॉक्टर बन रहा है, मैं भी डॉक्टर बन, फ़लाँ इंजीनियर बन रहा है। जो आपका माइंड चाहता है, जो आपके अंदर जिस चीज़ के लिए एक तड़प है, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर एक शौक़ है कि आई कैन बी अ सक्सेसफुल, जो भी आप बनना चाहते हैं, उस तरफ आएँ। नंबरों को छोड़ें, नंबर नहीं आए डजंट मैटर। आप समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आप इस फील्ड में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, बस ठीक है। मैं ये ऐसे बच्चे जो डिसहार्ट हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। नहीं आए नंबर फॉर एनी रीज़न, डजंट मैटर। आप आगे आएँ, बीएस पे एडमिशन कहीं जिस तरह जहाँ आपको एडमिशन मिलते हैं एडमिशन लें, और अगर चांस मिलता है स्पेशल एग्ज़ाम में तो दोबारा एग्ज़ाम दें, अपने मार्क्स को इम्प्रूव भी करें। लेकिन बिल्कुल बाज़ बच्चे दिल हार के बैठ के बस अब पढ़ते ही नहीं है जी, इतनी मेहनत की मार्क्स नहीं आए। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, मैं इस बात से एग्री हूँ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती हुई है, किसी न किसी जगह पे गलती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। तो यार आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, आप सिर्फ इंजीनियर नहीं है, यही लाइन्स नहीं है, बाकी लोग भूखे नहीं मरते। आप बीएस करें, इंग्लिश में, लॉ में, मैथ्स कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, इस तरफ आएँ, सीएसएस की तैयारी करें, पीएमएस की तैयारी करें, और इंशाअल्लाह आप यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इन योर फ्यूचर। मुझे उम्मीद है कि आपको हौसला होगा मेरी इन बातों से, और मैं बाकी टीचर्स के साथ ये बात मैं दिल के दर्द से बात कह रहा हूँ कि काइंडली खुदारा अपना काम ईमानदारी से करें, और इस तरह प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, अपना काम ईमानदारी से करें। और जो बच्चे ताकि हमसे आगे आएँ, जितने मार्क्स भी लें उन रिज़र्व होने चाहिए, वो ये रिज़र्व करते हो ये मार्क्स, पता चलेगी ये मार्क्स इनके अपने। बहुत सारे बच्चे देखें मार्क्स पूछते हैं तो बंदा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। तो इन नंबरों की दौड़ से बच्चों को खुदारा निकालें, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आगे हमारे मुल्क के ये यूज़फुल सिटीज़न
साबित हों। मुझे उम्मीद है कि मेरा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।